नियमावली 2025 को मंजूरी दी और शराब की खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी निजी हाथों में होगी। इसके अलावा देखिए, भारत सरकार के नए कारखाना अधिनियम 2025 को झारखंड में लागू करने की भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कई अहम प्रस्ताव हैं जिन्हें कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। तो माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली 17 एजेंडे पर दरअसल मुहर लगी है। निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री होगी अब से, और भोजन भत्ता में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीसी में मधुपुर जलापूर्ति योजना के लिए बताते चले आपको, इस पर भी ध्यान दिया गया है। आयुष्मान योजना में 70+ अभ्यर्थी होंगे। कारखाना संशोधन विधेयक 2025 जो है वो मंजूर कर लिया गया है। तो ऐसे 17 एजेंडे हैं जिस पर मुहर लग गई है। और बताते चले आपको कि अब निजी हाथों में होगा मदिरा खुदरा बिक्री एवं संचालन नियमावली की मंजूरी मिल गई है, और इधर कारखाना अधिनियम भी झारखंड में लागू होगा। परिषद की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 16 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। होलसेल रहेगा, जेएसबीएसएल के पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे रिटेल में। ये हमारा सबसे बेसिक डिफरेंस है। 1453 दुकान अभी आइडेंटिफाइड है जिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और खोलेंगे उसमें। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि पेशा कानून पर चर्चा और रायशुमारी चल रही है और राज्य हित में जो भी बेहतर होगा उसे अमल में लाया जाएगा। इसी के साथ सीएम ने कहा कि नई उत्पाद नीति को बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। उत्पाद मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी नई उत्पाद नीति की सराहना की है। रायशुमारी चल रही है और हमको लगता है कि कुछ बढ़िया निकलेगा, और इसको हम लोग राजहित में क्या बेहतर हो सकता है पहले आकलन करना आवश्यक है, और इसको लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। जो प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा अधिक मूल्य पर शराब बेची जा रही है, अधिक पैसे ले रही है, अब उस सभी विषयों पर विराम लग गया और अब पूरे राज्य के छोटे उद्योगपतियों को, छोटे उद्यमियों को, राज्य को अब शराब चलाने का अवसर मिलेगा, दुकानें चलाने का अवसर मिलेगी। जो नई जो पॉलिसी हम लाए हैं, आज डिस्कशन भी हुआ कि सर हम लोग अगर शराब का सेवन तो पहले हानिकारक है, और अगर कोई लोग पीते हैं तो उनकी जान माल की रक्षा भी होनी चाहिए। तो प्राइवेट में अगर दिया गया है तो मैं कहूँगा गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और नकली नहीं होना चाहिए, नकली शराब नहीं होना चाहिए। लखनऊ में बस में लगी आग और उसमें 5 यात्रियों की मौत के बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या लंबी दूरी की बस यात्रा वाकई में सुरक्षित है। एसी और स्लीपर बस का किराया तो बहुत है, लेकिन क्या उसमें इमरजेंसी में जान बचाने की सुविधा मौजूद है? जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड से खुलने वाली बस का जब न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया तो जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। पूरी खबर आप भी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बिहार से दिल्ली जा रही बस के आग में खाक होने और 5 यात्रियों के मौत के बाद बस के सुरक्षित सफर पर सवाल उठ रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड से लंबी दूरी की कई बस चलती है जिससे हजारों लोग सफर करते हैं। मानगो में न्यूज 18 ने जब बस में सुरक्षा के मानकों की पड़ताल की तो सभी फेल दिखे। ना तो बस में आग बुझाने का संयंत्र था, ना मेडिकल किट और ना ही इमरजेंसी गेट। ऐसे में बस के कर्मचारी भी खौफ के साए में सफर को मजबूर दिखते हैं। जनता की जान चल जाती है, गाड़ी ओनर की तो गाड़ी जलती है, लेकिन इसमें क्या है कि आम जनता जो जल जाएंगे, मर जाएंगे, उसके क्षति कोई दे नहीं पाएगा। घटना घट जाए, आग लग जाए, करंट शॉर्ट जाए तो उसके ऊपर कुछ तो उसका व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग तो यही इतना कह सकते हैं भी आप लोगों से। इसमें लापरवाही कहाँ है, किसकी है, ये सरकार भी जानती है और मीडिया भी जानती है। गाड़ी में सीज फायर होना बहुत जरूरी है, मेडिसिन होना जरूरी है। कर्मचारियों के साथ बस यात्रा करने वाले यात्री भी
भगवान भरोसे ही रहने को मजबूर हैं। सुविधा की मांग तो यात्री उठाते हैं, लेकिन सुनने वाला शायद कोई नहीं है। बस में होना चाहिए कि मेडिकल किट हो, अगर हमको कोई दिक्कत हो गया बस खड़ा करके मेडिकल में ले जाए। हीट के कारण आग लगने का संभावना बहुत प्रबल रहता है, इसलिए उसमें फायर सिलेंडर और मेडिकल किट ये सब होना सुविधा, यात्री के लिए सुविधा रहना एकदम जरूरी है। बस में इंजन में दबाव पड़ता है जिसकी वजह से एसी ब्लास्ट होता है या शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, तो छोटी सी चिंगारी जो है वो पूरी तरह से विकराल रूप ले लेती है और बस को पूरी चपेट में ले लेती है। और रास्ता सिर्फ एक है जिसके कारण यात्री उतरने में परेशानी होती है, जिससे कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है। मगर अब देखना यह है कि इस खबर के बाद, इस घटना के बाद परिवहन विभाग की आग कब तक खुलती है, कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जामताड़ा में 2 युवकों को जीपीएस मैप पर भरोसा करना इतना भारी पड़ा कि बात उनकी जान पर आ गई। जीपीएस नेविगेशन ने ऐसा धोखा दिया कि अचानक बीच में रास्ता ही खत्म हो गया और दोनों टूटे हुए पुल से सीधे नदी में जा गिरे। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कभी कभी ये कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है, ये बात जामताड़ा के इन दोनों युवकों से पूछिए। बीती रात बड़ी मुश्किल से जिनकी जान बची। जीपीएस की मदद से ये दोनों युवक जामताड़ा से धनबाद पहुंचना चाहते थे, लेकिन ये भगवान के पास पहुंच जाते अगर समय रहते लोगों ने इनकी मदद न की होती। ये घर से निकले तो थे अपनी मंजिल के लिए, लेकिन जीपीएस मैप ने इन दोनों लड़कों को बाइक सहित नदी में गिरा दिया। जामताड़ा से दोनों युवक जीपीएस नेविगेशन के सहारे धनबाद जा रहे थे। जीपीएस नेविगेशन दोनों को वीरग्राम बरबंदिया में पुराने और क्षतिग्रस्त पुल के रास्ते ले जा रहा था। जीपीएस मैप के चक्कर में दोनों ऐसे गुमराह हुए कि एक साथ बाइक सहित नदी में जा गिरे। हालांकि गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों युवकों को नदी से निकाला। ऐसा कहिए कि न सिर्फ नदी से निकाला बल्कि मौत के मुंह से निकाला। जीपीएस मैप पर भरोसा करना ऐसी भूल साबित हुई है कि दोनों धनबाद के बदले अस्पताल पहुंच गए। रात के अंधेरे में दोनों समझ ही नहीं पाए कि जीपीएस नेविगेशन उन्हें मंजिल नहीं, मौत के नजदीक ले जा रहा है। काली अंधेरी रात में दोनों को कुछ दिखा ही नहीं। दोनों टूटे हुए पुल पर चलते गए और फिर नदी में जा गिरे। जामताड़ा से धनबाद लगभग 50 किलोमीटर की दूरी इनके लिए अनंत काल की दूरी बन सकती थी। हालांकि इनकी जान बच गई। बड़ा सवाल है कि आंख बंद कर जीपीएस नेविगेशन पर भरोसा करना क्या सही है? पिछले साल उत्तर प्रदेश के बरेली में जीपीएस सिस्टम की वजह से 3 दोस्तों की जान चली गई थी। वो तीनों भी पुल से कार सहित रामगंगा नदी में गिरे थे। लिहाजा इस घटना से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना के बारे में, जिसे अब झारखंड में बंद कर दिया गया और मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। आखिर इस योजना को क्यों बंद किया गया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आयुष्मान भारत योजना, ये वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे मरीजों को काफी लाभ मिल रहा था, लेकिन अब झारखंड में इस योजना के बंद होने से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। हजारीबाग में 20 प्राइवेट अस्पतालों में 5 मई से ही योजना बंद हो गई है। पिछले एक सप्ताह से 5 तारीख से ये पूरे सेंटर पूरे झारखंड में और 125 हॉस्पिटल बंद है, कार्यरत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये स्थिति आ गई है कि इतना ओवरड्यू हो गया है कि आगे काम नहीं कर रहे। एक तरफ जहां मरीज परेशान है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। हजारीबाग सांसद ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो समाज सेवी ने इस पर गंभीर मंथन की मांग की है। राज्य सरकार जो है ना, केवल हजारीबाग में नहीं, पूरे झारखंड में बहुत महीने से इसका पैसा का पेमेंट नहीं कर रही है। अब सरकार का रोना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक तरफ मैया सम्मान का पैसा देने के चक्कर में ये लोग जो अन्य योजनाएं हैं उनको रोक रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हैं कि गरीबों के हित में एक अच्छा योजना था ये भारत आयुष्मान, इसको पूरे हजारीबाग जिले में बंद कर दिया गया है क्योंकि भुगतान नहीं हुआ है। और किडनी के पेशेंट जिनका डायलिसिस हो रहा था उसका हालत काफी चिंताजनक है, किसी समय उनकी मौत हो सकती है। इसका जवाब दे कौन? मैं पूछना चाहता हूं
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना को झारखंड में बंद क्यों किया गया। आयुष्मान भारत योजना की राशि का भुगतान जुलाई 2024 से नहीं हुआ है। हजारीबाग जिले में 40 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। अकेले HZB आरोग्य के पास 3500 आयुष्मान योजना कार्ड धारियों के इलाज की राशि बकाया है। राशि बकाया होने के कारण अस्पताल पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। संचालकों का कहना है कि डॉक्टरों और कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। इस योजना से इलाज बंद करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बहरहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी ये एक ऐसी आधारभूत योजना रही है जिससे आम जनता को सीधा लाभ पहुंच रहा था, लेकिन राशि भुगतान नहीं करने के कारण ये योजना अब बंद हो चुकी है। अब ये देखना अहम होगा कि योजना कैसे फिर से शुरू हो सके जिससे गरीब मरीजों को लाभ मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े रईस और पावरफुल खेल संघ JSCA पर कब्जे की लड़ाई और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। JSCA का चुनाव परिणाम भले ही 18 मई को आएगा, लेकिन चुनाव के लिए वोट अपील जारी है। देखिए, JSCA के इस चुनाव में द टीम की ओर से अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में अजय नाथ शाहदेव और उनकी टीम है, तो दूसरे गुट से अध्यक्ष पद के लिए SK बेहरा और उनकी टीम है। तो जानकारी के मुताबिक मणिपुर के DGP राजीव कुमार भी इस चुनाव को लेकर रांची में कैंप किए हुए हैं। इस दौरान JSCA के कुछ सदस्यों से उनकी मुलाकात भी होने की खबरें हैं। अगर सूत्रों की माने तो उन्होंने एक खास गुट के पक्ष में समर्थन में कुछ लोगों को फोन भी किया था। अब इस पर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर आ रही थी, बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोग, बड़े बड़े IPS ऑफिसर्स और जितने लोग हैं वो तमाम लोग इस चुनाव में कूद पड़े हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उन्होंने अभी उनका बेसिक ड्यूटी है उसके प्रति ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वो कैंपेनिंग में घूम घूम कर वोट मांगने लगेंगे तो जिस कार्य के लिए भारत सरकार ने उनको सेलेक्ट किया उसका क्या होगा। मुझे ये लगता है कि मणिपुर की DGP अगर आए हैं तो पहले वो मणिपुर देखें। मणिपुर तो उनसे संभला नहीं। मणिपुर में तो रोज दंगा करवाए हैं वो लोग, और अब झारखंड में आकर के JSCA के चुनाव में अगर वो उनकी सहभागी। चलिए यहाँ पर रुक